नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, जो शिक्षक एवं कर्मचारी साथी एनपीएस में हैं और वो यूपीएस में ऑप्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने 18 जून 2025 को एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें इस संशय को मिटा दिया है कि जो यूपीएस को ऑप्ट कर रहे हैं उनको भी ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रोविज़न किया जाएगा, चाहे वो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है चाहे डेथ ग्रेजुएटी है। ये प्रोविज़न पहले ओपीएस और एनपीएस के साथियों के लिए था, लेकिन अब इसको यूपीएस में भी लागू कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम आपको ग्रेजुएटी के बारे में विस्तार से बताएंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको देंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि स्क्रीन के सामने यहाँ आप देख सकते हैं एक प्रेस नोट जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस की ओर से, एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एंड डेथ ग्रेजुएटी टू एम्प्लॉयज ऑप्टिंग फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले भी हम पिछले वीडियो में बार बार ये बोल चुके हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुए थे, चाहे वो 24 जनवरी 2025 को जारी हुआ हो या फिर 1 अप्रैल 2025 को उसका मॉडिफाइड विस्तार पूर्वक रूप जारी हुआ हो, उसमें कहीं पर भी जो ग्रेजुएटी है उसका प्रोविज़न नहीं दिया गया था। केवल लमसम अमाउंट के बारे में बताया गया था कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको इतना लमसम अमाउंट मिल सकता है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की इस प्रेस रिलीज ने स्पष्ट कर दिया है कि जो एनपीएस से यूपीएस में ऑप्ट करेंगे उनके लिए भी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी भी और डेथ ग्रेजुएटी दोनों का प्रोविज़न रखा गया है। तो ये 18 जून 2025 को प्रेस नोट रिलीज हुआ है और जल्दी इसका जो जीओ है वो भी जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो एनपीएस में ग्रेजुएटी का प्रोविज़न शुरू से था, 2016 से लागू हो गया था। पहले ओपीएस में ही था, फिर एनपीएस में आया और अब यूपीएस में भी ग्रेजुएटी का प्रोविज़न लागू हो गया है। इसके साथ ही साथ एनपीएस में यदि किसी साथी की जो ऑन सर्विस डेथ हो जाती थी तो उनके जो स्पाउस हैं या नॉमिनी हैं उनको जो पेंशन दी जाती थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम का भी विकल्प दिया जाता था फैमिली पेंशन के रूप में। तो ये यूपीएस में भी कर दिया गया है। जो विभिन्न समाचार पत्र हैं उनके न्यूज़ के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो उसमें प्रावधान भी कर दिया गया है। या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण गवर्नमेंट सर्विस से यदि किसी एम्प्लॉय को सीआरएस दे देती है, कंपलसरी रिटायरमेंट दे देती है, तो उस कंडीशन में भी एम्प्लॉय को अब ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनने का हक होगा, चाहे उसने यूपीएस भी ऑप्ट किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन को जानेंगे, ग्रेजुएटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है वो जानेंगे, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, चाहे वो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी हो या फिर डेथ ग्रेजुएटी हो। तो इस वीडियो में हम अब ग्रेजुएटी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रेजुएटी किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, जब किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा कुछ शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत यदि वह रिटायर होता है या किन्हीं कारणों के चलते वह नौकरी छोड़ता है, तो जो एम्प्लॉयर होते हैं या विभाग होता है उसके द्वारा उस कर्मचारी को दी जाने वाली जो एक प्रोत्साहन राशि होती है या इनाम की राशि बोल सकते हैं या सम्मान राशि को बोलते हैं, उसी को ग्रेजुएटी कहा जाता है। अब सामान्यतः यह रकम किसी कर्मचारी को उस समय दी जाती है जब वह नौकरी छोड़ता है या उसे नौकरी से हटाया जाता है या फिर वह रिटायर होता है। यदि किसी वजह से कर्मचारी की मौत या दुर्घटना की वजह से उसके नौकरी छोड़ने की स्थिति में भी उसके नॉमिनी या उसे ग्रेजुएटी रकम दी जाती है। अब यहाँ पर किसी कर्मचारी की ऑन सर्विस यदि डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी जो उनके नॉमिनी हैं उनको डेथ ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ दुर्घटना की वजह से यदि वो फिजिकल रूप से डिसेबल हो जाते हैं और उस कंडीशन में जो उनके नियोक्ता है उनको कहते हैं कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, तो उस कंडीशन में भी ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं ग्रेजुएटी क्या यूपीएस और एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए भी देय है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले ग्रेजुएटी जो ओपीएस में चली आ रही थी, उसके बाद ये एनपीएस में भी शामिल हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व में ग्रेजुएटी का लाभ केवल पुरानी पेंशन योजना ओपीएस से आच्छादित कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अकॉर्डिंग ही मिलता था, परंतु भारत सरकार के दिनांक 26 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन के आधार पर जो एनपीएस से कवर्ड जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी इसका लाभ देय होने लगा। अब दिनांक 18 जून 2025 के केंद्र सरकार की नई प्रेस रिलीज के आधार पर यूपीएस में भी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जो यूपीएस के कर्मचारी हैं
जो यूपीएस को ऑप्ट करेंगे उनको भी इसका लाभ अब दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया है कि ओपीएस में भी ग्रेजुएटी का प्रोविज़न है, एनपीएस में भी ग्रेजुएटी का प्रोविज़न है और अब यूपीएस में भी ग्रेजुएटी का प्रोविज़न किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, ग्रेजुएटी के दायरे में आने हेतु क्या शर्तें होती हैं। जो हमने बताया था कि कुछ समय सीमा होनी चाहिए उसको नौकरी की। यदि कोई कर्मचारी किसी संस्थान में लगातार 5 वर्षों की संतोषजनक सेवा को पूर्ण कर लेता है तो वह ग्रेजुएटी पाने का हकदार हो जाता है। इन 5 वर्षों में कर्मचारी के द्वारा लिए गए विभिन्न अवकाश, जैसे उन्होंने आकस्मिक अवकाश ले लिया है, कैजुअल लीव ली या फिर मेडिकल लीव ली या फिर किन्हीं कारणों से विभागीय हड़ताल में वो शामिल हुए और उनका वेतन उस अवधि का निकल गया, तो ये भी गिने जाएंगे 5 वर्षों की सेवा में। ये नहीं होगा कि यदि वो हड़ताल पे चले गए और उनका वेतन भी निकल गया तो हड़ताल के दिनों को नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 5 वर्षों में ही इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा डेथ ग्रेजुएटी के केस में न्यूनतम सेवा काल की कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पर जो 5 वर्षों की सेवा है, इसकी जो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है या फिर यदि वो वीआरएस ले लेते हैं, सीआरएस ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में कम से कम 5 वर्ष की सेवा तो उनके द्वारा की ही जानी चाहिए। और डेथ ग्रेजुएटी में इस प्रकार की कोई लिमिट का प्रोविज़न नहीं है कि 5 वर्ष होने चाहिए या 1 वर्ष होने चाहिए। वो रेशियो प्रपोर्शन के हिसाब से उसमें कैलकुलेशन की जाती है। वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि डेथ ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की गणना कर लेते हैं कि इसको करने के क्या तरीका होता है। अब ये देख सकते हैं हम, यदि कोई कर्मचारी ग्रेजुएटी पाने की समय सीमा को पार करके रिटायर होता है, यानी कि 5 साल की उसने जो संतोषजनक सेवा है वो पूरी की है डिपार्टमेंट में, और उसके बाद आगे भी लॉन्ग पीरियड में भी उन्होंने अपनी सर्विस दी है, तो विभाग के द्वारा उसको ग्रेजुएटी प्रदान की जाती है। इसकी गणना के लिए कर्मचारी की जो रिटायरमेंट के समय का अंतिम बेसिक होता है और उसमें डीए को जोड़ दिया जाता है। जो रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक होगा प्लस उस समय जो डीए चल रहा होगा रिटायरमेंट के समय, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसकी सेवा वर्षों की कुल हाफ्स को लिया जाता है, छमाहियों को। मान लिया किसी ने 30 साल काम किया तो उसके जो हाफ्स हो जाएंगे वो 60 हो जाएंगे। 1 साल में 2 छमाहियाँ या 2 हाफ्स होते हैं, तो 30 साल में 60 हाफ्स होते हैं। लेकिन इन जो हाफ्स हैं इनकी भी एक मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, या फिर सेवा जो वर्ष हैं उनके सर्विस पीरियड है उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है कि 33 वर्ष की सेवा से जो एक्सक्लूड कर जाए, आगे बढ़ जाए, तो उसको 33 वर्ष ही माना जाएगा। और जो हाफ्स हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट 66 रखी गई है, 66 रखी गई है। यदि 66 से ज़्यादा आती है हाफ्स की संख्या तो उसको 66 ही माना जाएगा उसको, यानी 67, 68 या इस प्रकार से कुछ आती हैं हाफ्स की संख्या तो उसको 66 ही माना जाएगा। अब इसमें आप आगे बढ़ते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का फॉर्मूला होता है जो रिटायरमेंट के समय जो उनका बेसिक पे प्लस डीए, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। इसमें टोटल हाफ्स ऑफ द सर्विस पीरियड, जितने छमाहियां हैं हमने अभी आपको पहले भी बताया, उसकी मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइडेड बाई 4 कर देना है आपको। तो ये ग्रेजुएटी की गणना का फॉर्मूला है। अभी वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल समेत कैलकुलेशन करके बताएंगे कि ये गणना किस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएटी की राशि की अधिकतम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये देख लेते हैं। 7वां वेतन आयोग जो 7th पे कमीशन लगा, उसमें डीए की राशि के 50% से कम होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए थी। जब 7th पे कमीशन अभी भी लागू है, और जब 50% डीए नहीं हुआ तब तो वर्तमान में 55% है जब ये वीडियो बन रहा है। लेकिन जब 50% से कम था उस समय तक 20 लाख रुपए थी, चाहे वो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी हो चाहे डेथ ग्रेजुएटी हो, दोनों ही केस में एक समान दी जाती थी। लेकिन जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि यदि डीए 50% हो गया तो उस समय उसमें जो ग्रेजुएटी की राशि है वो स्वतः ही 25 लाख हो जाएगी। तो इसका भी अब 1 जनवरी 2024 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे या शिक्षक रिटायर होंगे, उनको जो मिलने वाली ग्रेजुएटी की राशि है उसकी लिमिट अब 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख हो जाएगी, जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जब डीए 50% या उससे अधिक हो जाएगा। तो वर्तमान समय में 55% डीए चल रहा है, तो अब ग्रेजुएटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25 लाख रुपए है, ना कि 20 लाख रुपए है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ग्रेजुएटी की राशि टैक्स के दायरे में आती है। तो ग्रेजुएटी पर मिलने वाली राशि जिसकी मैक्सिमम लिमिट वर्तमान में 25 लाख रुपए है,
पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, अर्थात यह राशि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की हम गणना करते हैं, एग्जाम्पल समेत करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि कोई कर्मचारी ग्रेजुएटी पाने की समय सीमा को पूरा करके रिटायर होता है तो उसके विभाग के द्वारा उसको ग्रेजुएटी प्रदान की जाती है। इसकी गणना के लिए कर्मचारी का बेसिक हाफ्स होता है 33 वर्ष, ये हम आपको बता चुके हैं। ग्रेजुएटी की राशि की जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया, बेसिक प्लस डीए, इनको जोड़ देना है जो रिटायरमेंट के समय टोटल हाफ्स। अब हाफ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन के यहाँ पर फॉर्मूले भी दे रखे हैं। मान लिया कि ये अलग अलग केस हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ये एम्प्लॉय ए हैं, ये एम्प्लॉय बी हैं और ये एम्प्लॉय सी हैं, इनके अलग अलग सर्विस पीरियड है। तो देख लेते हैं कि इनके हाफ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हाफ्स निकालने का तरीका क्या है। अब मान लिया कि कोई एम्प्लॉय है, उनका जो सर्विस पीरियड है 30 साल 4 महीने और 17 दिन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 साल, पहले हम इस 30 साल को लेंगे। 30 साल में कितने हाफ्स होते हैं, 30 × 2 60। अब यहाँ पर जो मंथ्स एंड डेज हैं वो 4 महीने और 17 दिन है, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो यदि ये महीनों की संख्या 3 महीनों से अधिक आती है तो उसको एक हाफ्स मान लिया जाता है। यहाँ पर 4 महीने 17 दिन है जो कि 3 महीने से अधिक है, तो इस कारण से इसमें एक हाफ्स इसको इक्वल मान लेंगे और 60 + 1 = ये 61 हाफ्स हो जाएंगे इस केस में। अब हम एक दूसरा केस देख लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय बी है जिनकी जो सर्विस पीरियड है 13 साल 2 महीने 29 डेज है। तो पहले हम ईयर को ले लेते हैं, 13 साल को। 13 साल में कुल कितने हाफ्स होंगे, 13 × 2 26 छमाइयाँ होंगी या हाफ्स होंगे, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 महीने और 29 डेज बचे हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया यदि 3 महीने से एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको एक हाफ्स मान लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये 3 महीने से कम है तो इनको 0 हाफ्स माना जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 26 हाफ ही माने जाएंगे, इनका जो सर्विस पीरियड है 26 हाफ का माना जाएगा। अब जो एक तीसरी कंडीशन है कि कोई एम्प्लॉय है सी, उन्होंने जो उनका सर्विस पीरियड है 21 साल 7 महीने 15 दिन है। तो सबसे पहले हमने वर्षों को लिया 21 साल, 21 साल में 42 हाफ्स हो जाएंगे, 21 × 2 = 42। उसके बाद 7 महीने 15 दिन, तो 7 महीने में आप देख सकते हैं 6 महीने में एक छमाही बन जाएगी। बाकी के जो शेष बचे 1 महीना 15 दिन, क्योंकि 1 महीना 15 दिन 3 महीनों से कम है तो उसमें कोई भी हाफ्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल इस कंडीशन में एक ही हाफ बनेगा और इस स्थिति में यहाँ पर 42 + 1 = 43 हाफ्स यहाँ पर कैलकुलेट होंगे। तो ये हाफ्स निकालने के तरीके होते हैं। जो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के समय जो हाफ्स निकालेंगे वो इस मेथड से निकाले जाते हैं। 3 महीने से यदि एक दिन भी ज़्यादा आता है तो उसको एक हाफ्स मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये ना सोचें कि 3 महीना पहले फिर 3 महीना बाद में, यहाँ पर पहले कंसीडर किया जाएगा कि 6 महीने यदि हैं तो उसके बाद जो बचे हुए महीने और दिन हैं उनमें 3 महीने की कंडीशन लगती है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक उदाहरण। माना किसी कर्मचारी की कुल सर्विस पीरियड 31 साल 5 महीने और 18 दिन है। यहाँ पर आप देखेंगे कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय बेसिक पे मान लिया 90,300 है और जो डीए की दर चल रही है वर्तमान में वो 55% चल रही है, 55%। उस हिसाब से जो डीए निकलेगा 49,665 रुपीज़, ये हमने डीए निकाल दिया है 90,300 रुपये का 55%। तो जो रिटायरमेंट के समय इनका बेसिक प्लस डीए बनेगा 90,300 + 49,665 रुपीज़। तो ये आ जाता है आपका 1,39,965 रुपया। ये इनका रिटायरमेंट के समय का अंतिम बेसिक प्लस डीए है। और इनका जो सर्विस पीरियड है 31 वर्ष 5 महीने और 18 दिन। हमने आपको पहले बताया हाफ्स के लिए हमें पहले 31 सालों को लेना है, तो 31 × 2 = 62, ये हाफ्स हो जाएंगे। 5 महीना है, 3 महीने से ज़्यादा है तो एक हाफ्स इसमें बनेंगे, तो 62 + 1 63 हाफ्स हो जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, टोटल हाफ्स ऑफ द सर्विस पीरियड ये 63 इसीलिए बने। अभी हमने जो इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया कि यहाँ पर जो तरीका हाफ्स निकालने का है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये हाफ्स निकाले हैं और उस हिसाब से यहाँ पर टोटल हाफ्स निकले हैं 63। अब जो ग्रेजुएटी की गणना करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है, इस फॉर्मूले में हमें इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,39,965 ये लास्ट बेसिक प्लस डीए था। टोटल हाफ्स यहाँ पर 63 है डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो ग्रेजुएटी की राशि निकल के आती है 22,04,848 रुपया।
और अगर ये राशि 25 लाख रुपए से ज़्यादा आती तो इसको हम 25 लाख रुपए ही मानते। लेकिन अगर ये राशि 25 लाख रुपए से कम आ रही है तो कम वाली राशि को ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि 25 लाख रुपए को दे दिया जाएगा। 25 लाख तक ग्रेजुएटी का प्रावधान है, प्रोविजन है। 25 लाख से अधिक ग्रेजुएटी नहीं दी जाती वर्तमान समय में। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम इसी का, कि जो कम वेतन है उसमें भी एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि कैलकुलेशन करने पर ग्रेजुएटी की राशि 25 लाख रुपए से अधिक आती है, जैसे हमने अभी पहले भी आपको वीडियो में बताया, तो संबंधित कर्मचारी को 25 लाख रुपए की ही ग्रेजुएटी प्रदान की जाएगी। एक अन्य उदाहरण में आप देख लेते हैं कि माना किसी कर्मचारी का सर्विस पीरियड 14 साल 11 महीने 9 दिन है। इसका रिटायरमेंट के समय लास्ट बेसिक प्लस डीए ये मान के चलते हैं हम 84,000 रुपया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल हाफ्स कैसे निकालेंगे हम। 14 साल में 28 हाफ्स होंगे, 28 हाफ्स होंगे। 11 महीने हैं तो 11 महीने में पहले 6 महीने अलग किए हमने, तो 6 महीने में एक हाफ और बन जाएगा, तो 29 हाफ्स बचे। 5 महीने 9 दिन। अब 5 महीने 9 दिन क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा आता है तो उसको भी एक हाफ्स माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल हाफ्स की संख्या जो निकलेगी वो 30 निकलेगी। और यहाँ पर हम फॉर्मूले में इसको लागू कर देंगे। लास्ट बेसिक प्लस डीए 84,000 रुपया है, टोटल हाफ्स इसमें 30 है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 6,30,000 रुपये ग्रेजुएटी की राशि निकल के आएगी इस कंडीशन में। अब हम देख लेते हैं डेथ ग्रेजुएटी का रूल नंबर 45(1)(b क्या कहता है। डेथ ग्रेजुएटी यदि किसी एम्प्लॉय की ऑन सर्विस डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उनके नॉमिनी को डेथ ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान होता है। इसकी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी से, तो इसको भी हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। डेथ ग्रेजुएटी के केस में मिनिमम सेवा की कोई भी लिमिट नहीं होती कि इन्होंने सर्विस कितनी की है, कितना सर्विस पीरियड इनका बीता है। जैसे कि रिटायरमेंट ग्रेजुएटी में हमने पहले बताया कि 5 वर्ष की जो मिनिमम सेवा है वो संतोषजनक होनी चाहिए। If a government servant dies while in service, the death gratuity shall be paid to his family at the rate given in the table in the next page। अब हम एक टेबल आपको दिखाते हैं अगले पेज में, और उस हिसाब से डेथ ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान किया गया है यदि किसी कर्मचारी की, किसी एम्प्लॉय की ऑन सर्विस डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं। अलग अलग कंडीशन है, लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस दे रखा है, रेट ऑफ डेथ ग्रेजुएटी दे रखा है। अगर यहाँ पर लेस देन 1 ईयर, अगर किसी एम्प्लॉय की 1 साल से पहले ही डेथ हो जाती है, उन्होंने जॉब की है लेकिन 1 साल से कम समय में, तो जो 2 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स है। अब यहाँ पर जो एमोल्यूमेंट शब्द प्रयोग किया गया है उसका मीनिंग ये होता है कि डेथ के समय जो उनका बेसिक पे था और प्लस उस समय डीए था, उनका जो ऐड करके आता है राशि अमाउंट, उसको एमोल्यूमेंट्स बोला जाएगा। तो याद रखिएगा इस केस में, डेथ ग्रेजुएटी के केस में एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है जो डेथ के समय जो उनकी बेसिक चल रही थी, बेसिक पे प्लस डीए उस समय का, उसका जो सम करके आएगा उसको एमोल्यूमेंट कहा जाएगा। अब यहाँ पर 1 ईयर और मोर बट लेस देन, 1 साल से 5 साल के बीच पे यदि किसी की डेथ हो जाती है तो 6 टाइम्स ऑफ एलिमेंट, उसका 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एमोल्यूमेंट निकलेगा उसका 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 साल से 11 साल के बीच में यदि सर्विस के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका 12 टाइम्स हो जाएगा। 11 ईयर्स और मोर बट लेस देन 20, 11 साल से 20 साल के बीच की यदि किसी ने सर्विस की है, 20 साल से ज़्यादा नहीं की लेकिन 11 साल से अधिक की है, तो उसमें 20 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 20 ईयर्स और मोर, यदि किसी की जो सर्विस है वो 20 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है और तब उनकी ऑन सर्विस डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में हाफ ऑफ द एमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि यदि 20 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस करने पर किसी की डेथ हो जाए ऑन सर्विस, तो जो उनका डेथ के समय एमोल्यूमेंट्स बनेगा उसमें हम टोटल हाफ्स की मल्टीप्लाई करके जितने हाफ्स उनके बन रहे होंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो जो अमाउंट निकल के आता है वो उनको डेथ ग्रेजुएटी के रूप में प्रदान किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी इसमें ये है कि 33 टाइम्स, 33 से अगर हम उनके एमोल्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी राशि निकल के आती है उससे वो कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट से कम राशि हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उससे ज़्यादा राशि आती है तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स में, यानी कि 33 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे उनकी डेथ के समय जो बेसिक प्लस डीए चल रहा होगा तो उसमें वो मर्ज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 20 ईयर और मोर के कंडीशन में ये फार्मूला है, ये देखेंगे आप।
कि फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और मोर, तो एमोल्यूमेंट्स इंटू टोटल हाफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 होगा, ये गलती से 4 लिख दिया गया है, डिवाइडेड बाई 2 होगा। और जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट, जैसे हमने आपको बताया कि 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट से यदि ज़्यादा है तो इसके इक्वल मान लेंगे, और यदि इससे कम है तो कम वाली ही दी जाएगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। माना कोई टीचर हैं या फिर कोई कर्मचारी हैं कि सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है, उनके उस समय की जो कुल सर्विस पीरियड है 8 साल 5 महीने हैं, तो उनके सर्विस पीरियड को 8 वर्ष ही माना जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन बदल जाती है डेथ ग्रेजुटी के मामले में, जहाँ पर अभी रिटायरमेंट ग्रेजुटी में हमने कहा था कि 3 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको 1 हाफ मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि 8 साल 5 महीने यदि आते हैं तो उसको 8 साल ही माना जाएगा। लेकिन यदि 6 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा आ जाता है तो उसको 1 वर्ष माना जाएगा। अब यहाँ पर मान लिया कि 8 साल 6 महीने और 4 दिन हैं, तो इसको हम 9 साल मानेंगे इनके जो सर्विस पीरियड को। उस समय हम इनको ये 8 साल नहीं मानेंगे, 8 साल तब मानेंगे जब यहाँ पर 8 साल 5 महीने का इनका सर्विस पीरियड होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, माना किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु के समय उसके द्वारा की गई कुल सेवा की जो सर्विस पीरियड है 8 साल 6 महीने 4 दिन है, और जो डेथ के समय उनके जो मूल वेतन और डीए का जो ऐड था, सम था, जो एमोल्यूमेंट्स बोला जाता है, 60,000 रुपये है। तो जो डेथ ग्रेजुटी का नियम कहता है उनको मिलने वाले नॉमिनी को जो मिलने वाली ग्रेजुटी की गणना 12 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स, क्योंकि ये 8 साल 6 महीने 4 दिन यानी कि 9 साल हैं, और जो हमने अभी आपको एक टेबल बताई उसमें ये 12 टाइम्स आ जाएगा 5 साल से 11 साल के बीच में, क्योंकि 9 साल इन्होंने वर्क किया है तो 12 टाइम्स हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने यही फार्मूला लगाया 12 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स। तो ये 12 6 7,20,000 ये ग्रेजुटी इनके नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी ये इस कंडीशन में। तो ऐसे ही आप अलग अलग जितने भी यहाँ पर टेबल दे रखी है, जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी में क्या अंतर होता है, इनके हाफ्स की गणना में अलग अलग फार्मूले यूज होते हैं, और इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो किस प्रकार से की जाती है, और ये अब यूपीएस को जो ऑप्ट करेंगे शिक्षक एवं कर्मचारी उनके लिए भी लागू हो चुकी है। तो यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।